कोरिया के एक बेहद अजीबोगरीब परिवार की कहानी, जहाँ सब उल्टा पुल्टा है, सारी बातें बेवजह लगती है। ये कहानी शुरुआत में शायद आपको थोड़ी अजीब लगे, लेकिन धीरे धीरे समझ आता जाएगा कि हर काम के पीछे एक कोई न कोई वजह है, हर चीज एक दूसरे से जुड़ी है। और मेरा दावा है दोस्तों, कहानी का अंत आपको निशब्द छोड़ जाएगा। हेलो दोस्तों, मुझे मेरी आवाज को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक हमारी मूवीज ट्राइब की ये फैमिली है, मेरी आवाज में कहानियां आप सुनते रहेंगे। मुझे भी आप लोगों को कहानियां सुनाना बेहद पसंद है, लेकिन हम अपनी टीम बड़ी कर रहे हैं ताकि हर रोज आपको कहानी सुनने का मौका मिले, नए लोगों को भी मौका दे, उन्हें भी सपोर्ट करे। इस तरह आप मूवीज ट्राइब को और मुझे भी सपोर्ट कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आप हमारे नए मेंबर का भी हौसला बढ़ाएंगे और उन्हें भी अपने दिल में जगह देंगे। नीचे कमेंट्स में वी सपोर्ट मूवीज ट्राइब लिखकर हमारी कोशिशों को और हमें प्लीज मोटिवेट करें। चलिए अब एक और नई कहानी के साथ नई शुरुआत करते हैं। तो मूवीज ट्राइब की कहानी में आज है कोरियन मूवी हैप्पी बर्थडे, डायरेक्टर सियोंग वॉन ली, IMDb 5.8। सांग एक गे है जो खुद को एक लड़की मानता है। उसकी चाल ढाल और कपड़े पहनने का तरीका भी बिल्कुल वैसा ही है। वो किसी आदमी से फोन पर बात कर रहा है जो उसे मिलना चाहता है और उसकी तस्वीर मांग रहा है, मगर सांग को मालूम है, हालांकि वो कोशिश तो करता है, पर वो लड़की जैसा नहीं दिखता और उसे ये भी डर है कि कहीं तस्वीर देखने के बाद वो उसे बात करना ना बंद कर दे। इसी वजह से वो उसे मिलने या अपनी तस्वीर देने में हिचकिचा रहा है। उसी कमरे में उसकी बहन जियोंग भी अपने फोन में वीडियो देख रही है। सांग ने उसे बाहर जाने का इशारा किया ताकि वो फोन पे उस आदमी से अच्छे से बात कर सके। इस बात पे दोनों की लड़ाई हो गई और जियोंग उसे 2-4 मुक्के मारकर बाहर चली गई। तब तक इस घर की बहू यानी दूसरे नंबर की बेटी किटाई की बीवी बोरा ढेर सारा बाजार करके वापस आ गई। उसे रसोई घर में देख सांग भी उसकी मदद को दौड़ कर आया, क्योंकि सांग खुद को एक लड़की मानता है और घरेलू कामों में हाथ बटाना चाहता है। मगर बोरा के लिए ये सब बड़ा अजीब है। वो एक लड़के को लड़कियों के कपड़ों में देखने की आदी नहीं है। वो उसे मदद लेने के बजाय जियोंग से हाथ बटाने को कहती है, क्योंकि आज बहुत सारा खाना बनाना है। घर के सबसे बड़े बेटे का जन्मदिन है, लेकिन जियोंग को अपने फोन से फुर्सत ही नहीं। अब बोरा का पति किटाई एक पीली वैन लेकर आया। उसके हाथ में एक काले रंग का बड़ा सा बैग भी है। उसे देखकर चर्च में काम करने वाला पादरी उसके पास आकर बातें करने लगा। वो उसके परिवार को बरसों से जानता है, जब वो पैदा भी नहीं हुए थे। बातों बातों में उसने पूछा, तुम्हारा बड़ा भाई कैसा है? उसी को दिमागी बीमारी है ना? पता नहीं क्यों, लेकिन किताई बोला, नहीं तो मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ घर का, मेरे छोटे भाई को बीमारी है। पादरी भी सर खुजलाते हुए वहाँ से चला गया। यहाँ घर पर बोरा को उसकी सास किम का फोन आया। वो उसे ऊपर कमरे में आने को कह रही है और साथ बाजार से मंगवाई चॉकलेट्स भी लाने को कहा। किम ज्यादातर वक्त अपने बड़े बेटे के साथ उसी कमरे में गुजार देती है। आज उसका जन्मदिन है, तभी चॉकलेट्स मंगवाए हैं। ऊपर पहुंचकर बोरा ने देखा कि माँ जबरदस्ती उसे चॉकलेट्स खिला रही है। सबसे बड़ा बेटा मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से ही असमर्थ है, इसलिए माँ ही उसकी देखभाल करती है। अब घर का सबसे छोटा बेटा आया, ह्युआन, जो कि एक ऑटिस्टिक बच्चा है और किसी से मारपीट में हार कर आ रहा है। घर आते ही उसने गुस्से से रसोई घर का चाकू हाथ में उठा ली और कहने लगा, मैं उन लोगों को मार डालूंगा, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये देख सांग ने उसे लपककर पकड़ लिया और चाकू छुड़ाने की कोशिश करने लगा। दोनों में हाथापाई हो ही रही थी कि इतने में इस घर का तीसरे नंबर का बेटा सियोंगिल अपनी गर्लफ्रेंड जोंगबुक के साथ घर आया और दोनों को लड़ता देख उसने दोनों को अलग किया और सबसे छोटे भाई ह्योन को समझाया, तुम अपने दोस्तों से मेलजोल कम कर दो, तुम्हारी दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए सारे दोस्त तुम्हारा फायदा उठाते हैं। पर वो है कि उसे उन जैसा ही बनना है। वो उनके साथ रहकर हर वक्त नशे में रहता है और फिर सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। सियोंगिल आपे से बाहर हो रहा है, ये देख कर भी उसकी गर्लफ्रेंड उसे रोकने की बजाय हंस हंस कर फोन पर उनका वीडियो बनाने लगी। अब माँ ह्योंग को शांत कर उसे खाना खिला रही है और सामने सियोंगिल अपनी गर्लफ्रेंड जोंगबुक के साथ लेटा हुआ है। माँ ने जोंगबुक को बहू बोरा की मदद के लिए जाने को कहा। मन ना होते हुए वो चली तो गई, मगर उसे कुछ करना नहीं आता। वो बोरा की हर बात पर किसी संकी की तरह इतना हंस रही है कि बोरा को एक समय पर गुस्सा आ गया। तो हम यहाँ अब तक घर के सभी सदस्य से मिल चुके हैं। किम, जो कि माँ है, जिसके कुल 5 बेटे और एक बेटी है। सबसे बड़ा वाला पागल है। दूसरा बेटा किटाई, जिसकी बीवी बोरा है। तीसरा बेटा सियोंगिल,
जो गुस्सेल स्वभाव का है और उसकी गर्लफ्रेंड जोंगबुक जो थोड़ी संकी है, चौथा बेटा सांग जो कि गे है और पांचवा बेटा हुयान जो ऑटिस्टिक है। खराब संगत और शराब पीकर उसका बुरा हाल है, और बेटी जियोंग जो दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसी रहती है। अब एक नया किरदार दाखिल हुआ, किम का भाई पार्क। पूरा घर एक छोटे से कमरे में बैठा हुआ है। वो सब किसी कागज पर दस्तखत कर रहे हैं। पार्क बोला, मैं इस पूरे घटना का साक्षी रहूंगा और इस बात का भी ख्याल रखूंगा कि कल जाकर अगर तुम में से कोई इस बात से मुकर भी गया तो सारा दोष मेरी बहन किम पर ना आ जाए। मगर अजीब बात यह है कि उनमें से कईयों को तो ये मालूम ही नहीं कि ये दस्तखत किस लिए लिए जा रहे हैं। पूछने पर भी कोई सीधा जवाब नहीं दिया गया। इतने में बोरा का पति किताई एक लाल रंग की शीशी ले आया। कहा, इससे काम बन जाएगा। सियोंगिल ने शीशी पर क्या लिखा है पूछा तो उसमें किसी सांप के जहर का जिक्र है। अब सबके दस्तखत किए एक कॉपी माँ के पास रखी है और एक अंकल पार्क अपने साथ ले गए। मगर अंकल आज रात उनके साथ रुके नहीं। कहा, कल चर्च में प्रार्थना देनी है, उसी काम के लिए जा रहा हूँ, नहीं तो मैं आज इतने मुश्किल दिन में तुम लोगों के साथ रुक जाता। उनके चले जाने के बाद माँ बोली, मुझसे मिलने कोई आने वाला है, आए तो सीधा ऊपर वाले कमरे में भेज देना। लगभग दोपहर के समय एक लड़की सफेद शर्ट और काली स्कर्ट में आती है। डोर बेल पे बोरा ने जवाब दिया, मैं आपको नहीं पहचानती, क्या काम है? वो लड़की ठीक से कुछ बताती नहीं है, बस कहती है, क्या आपने ही मुझसे संपर्क किया था? मैं एक निजी संगठन से आई हूँ, जन कल्याण का काम करती हूँ। मगर बोरा को कुछ साफ साफ समझ नहीं आ रहा कि उसे काम क्या है। वो लड़की भी उसे गोल गोल घुमा रही है। इतने में ऊपर से माँ ने आवाज दी, उस लड़की को ऊपर भेज दो। थोड़ी देर बाद कौतूहल से बोरा भी चाय देने के बहाने ऊपर गई। वो उनकी बातें सुनना चाहती है। जब माँ ने बताया कि ये उनके बड़े बेटे जैसे पागल और असमर्थ लोगों की शारीरिक जरूरतों का ख्याल रखती है, यानी उसे यहाँ बड़े बेटे के साथ संभोग करने के लिए बुलाया गया है। माँ ने आगे कहा, ये लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे लोग नहीं होते तो उन जैसे लोगों का क्या होता? कौन उन्हें इस सुख का एहसास करा पाता? ये सुनकर बोरा की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। किम अपने बेटे को उसके जन्मदिन पर यह तोहफा देना चाहती है, मगर चाय पानी के लिए कहने पर बोरा ने साफ मना करते हुए कहा, चाय पत्ती तो खत्म हो गई, पानी भी बंद हो गया है, लगता है शाम को ही आएगा। लड़की बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे अपने बेटे का कमरा किस तरफ है बता दीजिए और काम खत्म होते ही मैं आवाज दूंगी। एक पतीले में गर्म पानी और 2 तौलिया ले आइएगा, कहकर वो ऊपर वाले कमरे पर चली गई। उसके जाने के बाद बोरा ने कहा, अरे माँ, क्या पता कहाँ कहाँ से आई होगी, क्या बीमारी होगी उसे, हम अपने घर का बर्तन क्यों दे भला। माँ ने भी सर हिलाकर उसकी हाँ में हाँ मिलाई। अब यहाँ सांग दिन भर फोन पर उस आदमी से लड़की की तरह बातें करता रहता है और अब तो वो आदमी उससे और भी बहुत सारी दिल ही तमन्ना बताने लगा। एक समय पर सांग बोला, क्या तुम मुझसे मिलना चाहते हो? लेकिन मैं अभी पूरी तरह लड़की जैसे नहीं दिखती, क्योंकि मैंने हाल ही में हार्मोन्स लेना शुरू किया है ना। पर यकीन मानो जल्द ही एक दिन पूरी लड़की बनकर दिखाऊंगी। फिर भी वो जब मिलने की जिद करता है, सांग उसे मिलने के लिए तैयार होने जाती है और पीठ पीछे उसकी बहन जियोंग ने उसकी कुछ मर्दाना तस्वीर उस आदमी को भेज दी। यहाँ दूसरे कमरे में सियोंगिल अपनी गर्लफ्रेंड जोंगबुक की गोद में सर रखकर सो रहा है। उसका बड़ा भाई यानी किताई की उसके छोटे कपड़ों पर नजर है और जोंगबुक भी उसे इशारा दे रही है। जोंगबुक एक संकी लड़की है। उसने खुद बताया है कि वो 7 बार नस काटकर खुदकुशी करने की और 2 बार फिनाइल पीने की कोशिश कर चुकी है। ये सुनकर सियोंगिल थोड़ा बेचैन हो जाता है। इतने में उनकी माँ जोर जोर से आवाजें देने लगी कि उनके बड़े भाई को कुछ हो गया है। सभी दौड़कर ऊपर की तरफ गए। वहाँ वही लड़की आधे कपड़ों में खड़ी घबराई हुई है, क्योंकि अंदर किम का बेटा घबराकर चिल्ला रहा है, आप इससे बाहर हो गया है। सब उसी को दोष देने लगे, तुम्हें यहाँ किसी काम के लिए बुलाया गया था, जबरदस्ती करने के लिए नहीं। और आधे घर वालों को तो समझ ही नहीं आ रहा कि वो लड़की है कौन। अब इधर बाहर जैसे ही सांग सज धज कर निकला, उसने देखा हुयान किसी से बातें करता हुआ दिखा। वो आज रात कहीं जाने की बात कर रहा है। सांग ने उससे कहा कि वो आज रात कहीं नहीं जा सकता और वहाँ उनकी तू मैमे हो गई। यहाँ अंदर माँ ने सियोंगिल और उसकी गर्लफ्रेंड को ऊपर वाले उनके बड़े बेटे का कमरा साफ करने को लगाया। वो दोनों शादी करके उसी कमरे में रहेंगे, जो कि इस घर का सबसे बड़ा कमरा है, जबकि बड़े बेटे के जाने के बाद किताई ही सबसे बड़ा है।
अपनी सास को बच्चों में भेदभाव करता देख बोरा बोली, माँ आप अपने सारे बेटों को एक जैसी नजर से क्यों नहीं देखती? माँ ने गुस्से में कहा, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम्हें भी मालूम है कि बड़े के मरने के बाद सारी जायदाद किताई और तुम्हारी हो जाएगी, इसीलिए तो तुम दोनों ने उसे मारने के प्लान में हिस्सा लिया है। अब यहाँ ह्योन बाहर से चिल्लाता हुआ अंदर आया, क्योंकि उसे सांग ने बता दिया है कि वो आज रात इसीलिए बाहर नहीं जा सकता क्योंकि वो उनके बड़े भाई को मारने वाले हैं। यानी वो दस्तखत इसीलिए करवाए गए थे ताकि अगर कल कोई पीछे हटने की कोशिश करता है तो ये सबूत रहेगा कि वो सब इसमें बराबर के हकदार है। ह्योन ने पूरा घर सर पे उठा लिया कि उससे तो ये कहकर दस्तखत कराए गए थे कि उसे इसके बदले 10,000 रुपए मिलेंगे। क्यों उसे मारना चाहते हो? मैं खूनी नहीं बनना चाहता, कहकर उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। ह्योन थोड़ा पागल है, मगर खून करना क्या होता है उसे भी मालूम है। माँ बाहर से ही उसे भाई को मारने के लिए मनाने की कोशिश कर रही है। बोली, मैं तुझे 10,000 की जगह 20,000 दूंगी और तुम्हारी पसंद के नए जूते और कपड़े भी ला दूंगी। तब जाकर कहीं ह्योन ने दरवाजा खोला। अब यहाँ बोरा बाथरूम के सामने खड़ी है क्योंकि स्योंगिल और उसकी गर्लफ्रेंड अंदर है। जब वो बाहर निकले तो बोरा को वहाँ खड़ा देख वो बोला, तुम क्या यहाँ हमारी जासूसी कर रही हो? और उनमें कहासुनी हो गई। बोरा बोली, तुम्हें तो मुफ्त में बड़े भाई का कमरा मिल रहा है। और फिर जब बोरा ने जोंगबुक को नीचे जाने को कहा तो वो बोली, मुझसे कुछ नहीं छुपा है, मुझे सब मालूम है। किताई से शादी करने से पहले तुम स्योंगिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, फिर तुमने किताई से क्यों शादी कर ली? ये सुनकर बोरा चौंक कर सिंगुल को देखने लगी। अब जोंगबुक के उन दो पुराने प्रेमियों को वहां छोड़कर चले जाने के बाद बोरा ने कहा, तुम बार बार यून की बात माँ से क्यों करते हो? मैंने तो कितनी बार कहा है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है। वो बोला, मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? मुझे टेस्ट करवाना है। सच बताओ, क्या तुम वाकई उस दिन मेरे भाई के साथ सोई थी? क्योंकि तुम ऐसी लड़की तो नहीं थी। बोरा के पास इसका कोई जवाब नहीं। वो खामोश हो गई और फिर बोली, जो हो गया सो हो गया। अब तुम ये बात भूल जाओ कि हमारे बीच कुछ था। अब तुम्हें और मुझे इसी घर में रहकर एक दूसरे को रोज देखना है, तो पुरानी बातें भूलकर इस रिश्ते के नाते एक दूसरे को इज्जत की नजर से देखते हैं। उसके जाने के बाद सियांगुल को देखकर लग रहा है कि आज भी उसे बोरा के साथ ना होने पर अफसोस है। इधर सांग उस आदमी से मिलने के लिए घंटों इंतजार कर रहा है, पर सुबह से शाम हो आई वो नहीं आया। इसके बाद उसने जब अपना फोन देखा तो मैसेज में उसकी मर्दाना तस्वीर भेजी हुई दिखी, जो कि उसकी बहन ने भेजी थी। इसी वजह से वो आदमी नहीं आया। इधर जिसका जन्मदिन है उसके लिए खाना परोसा जा रहा है और इसी खाने में वो लाल शीशी मिलाकर देनी है, मगर कोई उस सांप के जहर को डालने के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। तभी किताई वहां पर आया और जोंगबुक के हवाले से बोरा को डांटने लगा कि तुम्हें क्या जरूरत है उन्हें परेशान करने की। यानी कि जोंगबुक ने किताई से जाकर बाथरूम के सामने खड़े रहने वाली बात की शिकायत की है। दरअसल ऐसा करके वो बस जोंगबुक का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है ताकि उसे इस घर में अपनी अहमियत दिखा सके। और उसी वक्त सब चौंक गए सांग को खुले लाल बालों और ऐसे कपड़ों में आता देखकर। माँ बोली, बाकी बातें रहने दो, अब इस लाल शीशी का कुछ करोगी भी या नहीं। घूम फिरकर बात वहीं पर आ गई कि जहर मिलाएगा कौन। अंत में माँ ने ही आगे बढ़कर पूरे खाने पे जहर की छींटे लगा दिए, ये कहकर, ठीक है, जब जन्म मैंने दिया है तो शायद मुझे ही उसे मारना होगा। उसके बाद सब मिलकर खाना ऊपर कमरे तक पहुंचाते हैं। अब सब नीचे आकर चुपचाप बैठ गए। आज का खाना इस घर के बड़े बेटे का आखिरी निवाला होगा। उसके जन्मदिन के दिन वो मरने वाला है, जिसमें पूरा घर भागीदार है। खाने के बाद सब शराब पीने लगे और इंतजार करने लगे उसके मरने का। माँ बोली, जहर को उसके शरीर में फैलने में कुछ वक्त लगेगा, तब तक मैं चाहती हूँ तुम में से हर एक जाकर बारी बारी से उसके पास 10 मिनट बिता कर आओ। पूरी जिंदगी तो कोई उसके पास 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठा होगा, उसके अंतिम समय में ही समय दे दो उसे, तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा। बोरा सारे जहर वाले बर्तन दूर कहीं फेंकने के लिए बटोरने लगी। इस बीच जोंगबुक का निकलना जरूरी है, उसका गेम शुरू होने वाला है, उसे इंटरनेट कैफे जाना है। वो जाने की जिद करने लगी। नहीं जाने देने पर वो सियांगिल को मारने पीटने लगी, उसके बाल पकड़कर खींचने लगी। यहाँ भी किताई खड़े होकर जोंगबुक की तरफ से बोला, उसे जाने देना चाहिए, उसका कोई जरूरी गेम होगा। माँ ने भी अंत में सियांगिल को उसे बाहर तक छोड़ाने को कहा। खाना पीना खत्म होने के बाद अब सबको बारी बारी से ऊपर वाले कमरे में जाना है।
सबसे पहले सांग की बारी है। नशे में वो बड़े भाई के सामने रोता हुआ बोला, हमें कोई क्यों नहीं समझ सकता? क्या हमारी किस्मत में प्यार नहीं है? ना मेरे ना ही तुम्हारे। मुझे कभी मौका ही नहीं दिया किसी ने, और आज के बाद ना ही तुम्हें किसी से प्यार करने का मौका मिलेगा। बड़ी अजीब बात है, दोनों पहली बार बैठे हैं साथ में, मगर दर्द दोनों का बराबर है। अब बारी आई बहन जियोंग की। वो अंदर जाकर कुछ बोली नहीं, बस अपने फोन में एक वीडियो चलाकर उसके सामने रख दिया। पहली बार उसके कान में हेडफोन नहीं है और उसकी आंखों में आंसू है। ऐसा लग रहा है जैसे वो अपना कोई अतीत भुलाने के लिए दिन भर फोन में घुसी रहती है और फोन आंखों के सामने से हटते ही सब याद आ जाता है। बाहर शराब के घूंट बढ़ने से नशे में पुरानी बहुत से गड़े मुर्दे सामने आ रहे हैं। माँ किताई से बोली, मुझे तुम कभी पसंद नहीं थे। मैं तुम्हें पैदा होते ही मार देना चाहती थी क्योंकि तुम एक गंदा खून हो। किताई बोला, हाँ मुझे मालूम है, मेरा बाप चोर था और उसने तुम्हारा बलात्कार किया था, इसलिए मुझसे घिन आती है ना तुम्हें। लेकिन तुम्हारा बड़ा बेटा, वो तो तुम्हारे पति की औलाद है, फिर तुम उसे कैसे मार सकती हो? माँ बोली, क्योंकि मुझे मालूम है एक दिन तुम सब लोग उसे घर से निकाल दोगे। कोई रहम नहीं दिखाएगा मेरे बेटे पर, इसलिए मैं उसे जीते जी एक अच्छी मौत देना चाहती हूँ। अरे तुम लोग उसे क्या, मुझे भी एक दिन घर से निकाल दोगे जब मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं नहीं पहचानती क्या तुझे और तेरी बीवी को? बोरा बोली, माँ आपको ज्यादा चढ़ गई है। माँ ने जवाब में कहा, तू ज्यादा मत बोल, मेरे दोनों बेटों के साथ सोकर ज्यादा भाषण मत दे। मामला इससे खराब तब हो गया जब जियोंग ऊपर वाले कमरे से लौटी। किताई ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, देखो ये सबसे अच्छी बच्ची है, ना तो वो इसका बड़ा भाई है, फिर भी वो उसके कमरे में 10 मिनट बिताने गई। ना ही तुम इसकी माँ हो, क्योंकि ये मेरी बहन है, मेरे चोर बाप की औलाद। लेकिन एक दिन तेरे इसी बेटे सियोंगिल ने नशे में अपने दोस्तों के साथ इसका बलात्कार किया और मेरे चोर बाप ने भी तेरे पति से पैसे खाकर बात को रफा दफा कर दिया। इसीलिए तो तूने बात को दबाने और अपने बेटे की गलती छुपाने के लिए मेरी बहन को यहाँ इस घर में रख लिया। सियोंगिल को अब तक इस बात का पछतावा है। वो जोर जोर से अपना सर दीवार में पटकने लगा, फिर खून से सने माथे के साथ ही वो और पीने लगा। किताई अपनी बहन के पैर के पास बैठकर रो रहा है, यानी कि सियोंगिल ने किताई की बहन के साथ जो किया, किताई ने बदला लेने के लिए वही उसकी प्रेमिका बोरा के साथ किया और बाद में उसे शादी भी कर ली। ये उसका बदला था। बोरा एक तौलिया से सियोंगिल के खून को रोकने की कोशिश कर रही है। शायद वो अब भी उससे प्यार करती है। इसके बाद किताई की बारी है 10 मिनट ऊपर कमरे में बड़े भाई के पास बिताने की। वो बोला, पता है माँ तुम्हें क्यों मार रही है? क्योंकि वो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती है। उन्हें लगता है कि मैं आगे जाकर तुम्हें मार दूंगा। इतना ही यकीन है उनको मुझ पर। मेरी माँ को मुझसे इतनी नफरत है, मुझसे किसी को कोई उम्मीद नहीं। अब अगली बारी सियोंगिल की है। वो बोला, पता है अब जिंदगी जीने और मरने में कोई ज्यादा फर्क मुझे नजर नहीं आता। बड़ी खोखली सी है मेरी ये जिंदगी, बस बर्बाद हो गई है। शुरू से कुछ भी शुरू नहीं कर सकते। वहाँ किम बड़े बेटे के मर जाने के दुख में करहाते हुए रो रही है। उसका कलेजा फट रहा है। अब आखिर में सबसे छोटा बेटा ह्युआन ऊपर जैसे ही भाई के कमरे में गया, वो थोड़ी ही देर में नीचे भी आ गया और सोए हुए भाइयों को जगाते हुए कहा, बड़े भाई की सांसें नहीं चल रही है, शायद वो मर गए हैं। सारे लोग एक साथ एक कमरे में इकट्ठे हुए। लाश को एक बड़े से उसी काले बैग में डाला गया। बाहर उनकी पीली वैन भी तैयार है। अब बस सुबह होने का इंतजार है। माँ बोली, अंकल पार्क ने सारी तैयारियां करके रखी है, हमें यूजू तक जाना होगा। वो सुबह तक एक जगह का पूरा पता और किसी का नंबर देने वाले हैं। उसी को बस ये बैग थमा देना है, आगे का वो आदमी देख लेगा। वहाँ नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बन रहा है, लाश किसी को नहीं मिलेगी। ऐसा कहने के साथ साथ उनके बीच एक खामोशी पसर गई। सुबह सब ऐसे निकले जैसे कहीं घूमने जाना हो। सियोंगिल और किताई बैग को जैसे तैसे खींच कर ले जा रहे हैं और पीछे माँ खड़ी सब देख रही है। ये पहली और आखिरी बार उसका बेटा घर से जा रहा है। जैसे ही वो अपनी वैन तक पहुंचे, ना जाने कहां से वही पादरी जो पहले किताई को मिला था, वो उनकी माँ किम से हाल खबर लेने लगा। तभी बोरा ने कहा, आप मिल ही गए हैं तो हम सबके मन की शांति के लिए कोई मंत्र पढ़ दीजिए। पादरी ने उन सबके कुशल मंगल के लिए, उनके पागल बेटे के लिए और बूढ़ी माँ किम के लिए मंत्र पढ़े। पर यहाँ ये मध्य वर्ग का आदमी कौन है जो सफेद कपड़े पहने उनके ठीक पीछे खड़ा है?
और मुस्कुरा रहा है। दोस्तों, इस पूरे फिल्म के दौरान हमें घर के बड़े बेटे को एक बार भी नहीं दिखाया गया। शायद ये उसी की आत्मा हो। गाड़ी में भी वो ठीक उनके बगल में बैठा हुआ है, मगर कोई उसे देख नहीं पा रहा। पर वो सबको बारी बारी से बड़े गौर से देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, जैसे उसके पास उन सब के राज है, वो राज जो 10 मिनट में उन सब ने उससे आकर कहे थे। और अब वो उन सारे राज को लेकर दफन होने जा रहा है। आखिर में घर के बहू बोरा के उस कमरे में बिताए वो 10 मिनट दिखाता है, जिसमें वो कहती है, एक पत्थर है मेरे सीने पर, किसी से बता नहीं पाती। ऐसा लगता है जैसे सांस पूरी नहीं आती, आधी सांस पर जी रही हूँ। मैं सियोंगल के साथ बहुत खुश थी, शादी करना चाहती थी उससे, बच्चे चाहती थी, मगर किताई को हमारी शादी के लिए मनाना मुश्किल था। एक दिन मैं उससे मिली ताकि वो मुझे जान पाए, मगर उसने शायद कोई दवा मेरे शराब में मिला दी थी। मैं बेहोश हो गई और जब होश आया तो वो मेरे साथ सब कुछ कर चुका था। मुझे नहीं मालूम कि मेरे पेट में पल रहा बच्चा किसका है, मगर फिर भी मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। मैं किताई के लिए एक अच्छी बीवी बनने की कोशिश भी करूंगी। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, मुझे हल्का महसूस करवाने के लिए, क्योंकि बाकी सबकी तरह तुम मुझे सही या गलत के तराजू में नहीं तोलोगे। और इतना कहकर वो वहां से चली आई। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे क्या था इस कहानी में। सभी एक से एक अजीब किरदार थे, लेकिन अगर गहराई में जाए तो ये कहानी हमें काफी भारी एहसास के साथ छोड़ गई है। यहाँ पूरा परिवार बड़े बेटे के जन्मदिन पर इकट्ठा होता है, मगर उसे मारने के लिए। जिस किरदार को पूरी फिल्म में दिखाया ही नहीं गया, वो किरदार दरअसल एक दरार की तरह है, जैसे कोई बड़ी सी ऊंची दीवार है जिसके अंदर कई राज दबे हैं, और बड़ा भाई एक जरिया है, एक दरार जिसमें से हम झांक सकते हैं और देख सकते हैं उन सबकी जिंदगी के अंदर जिन्होंने कभी अपनी दबी बातें किसी से नहीं कही। वो उन चंद मिनटों में मानो अपनी जिंदगी के कई सारे राज उसी दीवार में दफन कर गए। इसी के साथ मैं ये कहानी यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। कहानी पसंद आए तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक के साथ साथ ढेर सारा शेयर भी पक्के से करें। कहानी सुनते रहिए, सुनाते रहिए। बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।